हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ बच्चों, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ाई ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। और इसी के साथ मैं सूरज कुमार हमारे यूट्यूब चैनल एमडी माइंडसेट क्लासेस पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए इस पर हम लोग इंग्लिश के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। जी हाँ बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा इंग्लिश का एक पोर्शन होता है ग्रामर के बारे में। ग्रामर यानी कि व्याकरण के बारे में। ग्रामर मतलब एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा ढंग जिसके द्वारा हम सही सही बोलना, सीखना, पढ़ना जान पाते हैं, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर मोस्टली जो है एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक जानते हैं। ग्रामर में एक आता है हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी कि वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी भाषा हो, उसकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, यानी कि अक्षर कहते हैं। अक्षर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वावेल, जिसे हम स्वर कहते हैं, और ये हमारे इंग्लिश में जो है 5 होते हैं। पहला होता है ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे 5 स्वर होते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉन्सोनेंट। जो अंग्रेजी में टोटल वर्ड जो होते हैं हमारे 26 होते हैं। तो 5 अगर हमारे स्वर हो गए तो बाकी बचे कितने? 21। ये 21 हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। इन 5 को छोड़ करके, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके शेष सारे जो बाकी वाक्य बचते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? जो अक्षर बचे हुए हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 21 होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा वर्ड यानी कि शब्द। शब्द किसे कहते हैं? यानी कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जिससे एक सार्थक अंग अर्थ निकलता है, वही हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक, यानी कि वर्णों से मिलकर हमारे क्या बनते हैं? शब्द मिलते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हाउस हो गया। हाउस हमारा एक क्या है? शब्द है। इसमें देखो वर्ड और जो है वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों आया हुआ है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसमें वावेल और कॉन्सोनेंट ना आया हो। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। दोनों के वर्णों के, दोनों के मेल से, यानी वर्णों के मेल से ही हमारे शब्द बनते हैं। एक शब्द हमारा ऐसा है जिसमें कोई भी वावेल नहीं आया है, जिसको कहते हैं रिदम। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक भी वावेल यानी कि स्वर नहीं आया हुआ है, लेकिन इसमें वाई को जो है स्वर माना गया है। इस रिदम में जो वाई है इसको स्वर मान लिया गया है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा आगे करेंगे क्योंकि इसका चैप्टर आगे है। अभी बस खाली आपको समझा दे रहे हैं कि वर्ड यानी कि शब्द दोनों से मिलकर बनते हैं। वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों से मिलकर हमारे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। आई बात समझे? आई होप कितना आप लोग समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। वर्ड के बाद आता है हमारा सेंटेंस यानी कि वाक्य। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस होता है वह अक्षरों का ऐसा समूह, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच कैन मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे हो गया हमारा कि हो गया दिस इज ए काऊ। इसमें जो है हमारा दिस भी एक शब्द है, इज ए काऊ, ये सारे हमारे शब्द और वर्ण हैं जिनके मिलकर से क्या बन रहा है? जिसलिए लोग मिलकर के बता रहे हैं कि दिस इज ए काऊ, मतलब यह एक गाय है। माने कि वाक्य जो होता है वह वर्णों के शब्दों के एक समूह से बनता है। हमने बताया ग्रामर में कि ग्रामर की शुरुआत जो होती है एक अल्फाबेट से होती है। अल्फाबेट मतलब अक्षरों से होती है। अक्षरों से मिलकर हमारा शब्द बनता है और शब्द से मिलकर हमारा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को कि ग्रामर में सबसे छोटा जो पार्ट होता है या सबसे बेसिक जो होता है हमारा होता है वो वर्ण यानी कि अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट 2 होते हैं, वावेल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। वावेल हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वावेल होते हैं। और बाकी बच्चे 21 जो होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके बाद हमारा बनता है वर्ड यानी कि शब्द। शब्द जो है वह उन्हीं वर्डों से मिलकर बना होता है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो। दोनों लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और
एक शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द में जो है वो हमारा स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बना होता है। एक शब्द हमने बताया कि RHYTHM यानी रिदम। रिदम जो हमारा है ये एक ऐसा शब्द है जिसमें वावेल का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें वाई को हमने वावेल मान लिया है, यानी कि ग्रामर में वाई को क्या मान लिया गया है, वावेल मान लिया गया है, इसलिए इसमें भी हमारा स्वर का प्रयोग हो गया है। आगे आते हैं, उसके बाद हमारा आता है सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य जो होता है वो वर्डों से वाक्य जो होता है हमारा वो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे दिस इज ए काउ, ये हमारा एक वाक्य बना हुआ है और ये पूरा शब्द से मिलकर बना है। कोई और हम वाक्य ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि राम इज गोइंग टू होम। यानी कि राम घर जा रहा है, ये भी हमारा एक वाक्य ही है, लेकिन इसमें भी वर्ड यानी शब्द यूज हुए हैं, वो मिलकर के हमारा क्या बनाया है, वाक्य बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वाक्य यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रकार और भाग में अंतर है। सेंटेंस के भाग 2 होते हैं लेकिन प्रकार 5 होते हैं। भाग के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले प्रकार के बारे में समझ लेते हैं कि प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। आइए जानते हैं सेंटेंस यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको कहते हैं कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कोई कथन कहा जाता है, वो निगेटिव वाला यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। इसलिए असर्टिव के 2 भाग होते हैं, पहला होता है सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ऐसा होता है असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा अगर हम जानना चाहें तो ये होगा कि ऐसा वाक्य जिसमें कोई कार्य होने अथवा ना होने का वर्णन होता है, यानी एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें कोई काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसका वर्णन हो, हमारा क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस यानी कि कथनात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे कि रमेश घर जा रहा है, ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है लेकिन अफर्मेटिव है। और या फिर सीता खाना नहीं खा रही है, ये हमारा भी असर्टिव सेंटेंस का ही वाक्य है लेकिन ये केस में आ रहा है, निगेटिव सेंटेंस में जाता है। तो हम लोग इसका मान लेते हैं कि इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। दूसरा हमारा होता है नकारात्मक वाक्य। आइए समझते हैं सकारात्मक वाक्य के बारे में। सकारात्मक मतलब होता है जिसका एंगल पॉजिटिव हो, यानी ऐसा वाक्य जो पॉजिटिव बात बताता है, यानी कि जिसमें कोई कार्य हो रहा होता है, यानी जिसका सकारात्मक परिणाम निकल रहा होता है, वो हमारा सकारात्मक वाक्य रहता है। जैसे कि रमेश घर जा रहा है, सीता खाना खा रही है, या रोहन खाना खा रहा है, या किसान काम कर रहा है, यानी जिसमें काम कोई हो रहा था, जिसमें ना का वर्णन नहीं होता है, कोई काम होने की दिशा में होता है, सहमति का दर्शाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सकारात्मक वाक्य कहलाता है। अगला इसके बाद आता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब बता ही रहा है निगेटिव, निगेटिव का मतलब नहीं, निगेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं, यानी कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें नहीं आया होता है या कोई काम नहीं हो रहा होता है, कोई घटना नहीं हुई होती है, उसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि एक किसान खेत नहीं जोत रहा है, या रीता जो है घर नहीं जाती है, तो नहीं जिसमें आया हो यानी कभी नहीं या नहीं जिसमें आता हो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य होता है। तो हमने समझा ग्रामर के बारे में, ग्रामर से हमने समझा अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट 2 होते हैं, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। वावेल हमारे 5 होते हैं, A-E-I-O-U। उसके बाद जो बाकी बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद फिर आता है वर्ड। वर्ड वो होता है जो इन वावेल और कॉन्सोनेंट से मिलके बना होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट से मिलके बना होता है। उसके बाद हमने समझा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस हमारे जो होते हैं वो उन वर्डों से मिलकर बने होते हैं, जो वर्ड दिए रहते हैं, जो शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों से मिलकर सेंटेंस बना होता है। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला भाग हमने समझ लिया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब वह जो कथनात्मक वाक्य होता है, जिसमें कोई कथन कहा जाता है, चाहे वो अफर्मेटिव में कहा जाए चाहे वो निगेटिव में कहा जाए। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो बोलता है कि मैंने ये काम किया है, या बोलता है कि मैंने ये काम नहीं किया। दोनों सूरतों में वो कथन कह रहा है, बात कह रहा है। तो इसलिए अफर्मेटिव और निगेटिव इसके 2 भाग हो गए। इसके बाद अगला आता है हमारा
जो है इस असर्टिव के बाद हमारा अगला नंबर आता है इम्परेटिव सेंटेंस। उसके बारे में बताते हैं। इसके आगे स्टार्ट कर लीजिए। दूसरा नंबर हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य। चलिए आगे देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई व्यक्ति कोई आज्ञा दे रहा हो, आदेश दे रहा हो, कोई सलाह दे रहा हो, या कोई प्रार्थना कर रहा होता है, या कोई इच्छा बता रहा होता है, वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञासूचक वाक्य होता है। यानी कि अगर कोई वाक्य लिखा हो जिसमें ऐसा देख कर लग रहा हो कि ये सामने वाला व्यक्ति या ये वाक्य हमसे ये कह रहा है कि मैं इस काम को करूं, यानी आज्ञा दे रहा है या सलाह दे रहा है या हमारे प्रार्थना कर रहा है, ऐसे वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें हमेशा कर्ता यू होता है, यानी सब्जेक्ट हमेशा इसमें क्या होता है, यू होता है। जैसे कहते हैं ओपन द डोर, ओपन द डोर। जब ओपन द डोर करोगे तो ये कोई भी व्यक्ति बोलेगा किसी को दरवाजा खोलने के लिए, तो उस व्यक्ति को बोलेगा। मैंने कभी किसी को बोला कि ओपन द डोर करते हैं, तो मैंने किसी सामने वाले व्यक्ति को तो मैंने कहा कि तुम दरवाजा खोलो, यानी कि यू ओपन द डोर। ये यू हमेशा क्या रहेगा, छिपा रहेगा। इसके बाद आता है, अगर मान लीजिए किसी से कोई चीज मांगना हो, प्रार्थना कर रहा होता है, तो हम लोग लिखते हैं प्लीज गिव मी मनी। प्लीज गिव मी मनी, यानी कि यू यहाँ पे लिखा रहेगा, यू प्लीज गिव मी मनी। यानी मैं किसी से पैसे मांग रहा हूँ तो मैं उस व्यक्ति को कहूँगा कि तुम या आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ये हमारा प्रार्थना आ गया, इसको हमने प्रार्थना में लिख दिया, यानी उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया है। अगला आ रहा है ऊपर वाला, जो हमने इसमें आदेश दिया है किसी को कि आप इस काम को करिए, यानी कि दरवाजा खोलिए। मैंने बोल दिया कि आप दरवाजा खोलो, तो यानी कि हमने इसको आदेश दे रहा था। इसमें जो भाव प्रकट हो रहा है वो आज्ञा का प्रकट हो रहा है, यानी आदेश का प्रकट हो रहा है। और इसमें जो भाव प्रकट हो रहा है, भाव जो हो रहा है वो प्रार्थना का आ रहा है, यानी कोई व्यक्ति, हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए या कुछ पैसे दे दीजिए, जो भी हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा आज्ञा का आ गया, प्रार्थना का आ गया। फिर इसी में आता है सलाह का। सलाह के लिए जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि सुबह प्रातः उठ करके पढ़ाई करना चाहिए, या कहा कि तुम्हें सुबह सुबह टहलना चाहिए। किसी को भी बोलेंगे कि आपको सुबह सुबह टहलना चाहिए, तो ये एक सलाह देने का काम कर रहा है। हम उसे बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है वो बात को करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हम उसको सलाह दे रहे हैं कि आप इस काम को पूरा करिए। यानी अगर सुबह सुबह टहलने के लिए बोला जा रहा है तो एक सलाह दिया जा रहा है। आगे आता है कि अगर मान लीजिए हम कोई इच्छा जाहिर करें, जैसे जो दोस्त होते हैं, कई सारे दोस्त रहते हैं आपस में, वो दोस्त में से कोई एक दोस्त बोलता है चलो दोस्त आज कहीं घूमने चला जाए, तो घूमने चलने का मतलब वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है उस दोस्त के सामने। जैसे आप लोग होते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के सामने इच्छा जाहिर करते हैं कि चलिए आज यहाँ पे चला जाए या ऐसा कोई काम किया जाए। जैसे हम लोग होते हैं, गांव में रहते हैं, तो कभी कभी होता है शाम के टाइम, तो बोलते हैं कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। तो घूमने चलते हैं का मतलब क्या, हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि आप चल ही चलो। इसमें ना तो हम आज्ञा दे रहे हैं, ना तो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, और ना उसे सलाह दे रहे हैं कि ऐसा काम करो, लेकिन हम अपनी बात बताते हैं कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। तो जिससे हम कहेंगे वो मेरे लिए तुम ही होगा, यानी कि वह व्यक्ति जो हम उसको कह रहे हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, यानी उसे हम इच्छा बता रहे हैं। तो इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस में होता है हमारा आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कि आदेश देने वाला वाक्य होता है। अगला आता है प्रार्थना, यानी हम मान लीजिए किसी से पैसा लेते हैं या किसी को पैसा मांग रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, या कुछ भी करने के लिए कहते हैं तो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। या कोई सलाह देना होता है, जैसे कि हमने कहा कि सुबह सुबह टहलना चाहिए, या सुबह प्रातःकाल 4 बजे जगकर पढ़ना चाहिए, या ये बोल सकते हो कि प्रातःकाल व्यायाम करना बहुत ही लाभदायक होता है, तो ये हम सलाह देते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी हमारा एक सलाह है। ऑनेस्टी रहना, ईमानदार बनना चाहिए, ये भी एक सलाह दे रहे हैं। या अगर हमको इच्छा जाहिर करना होता है, जैसे कि आज
मेरा घूमने का मन कर रहा है तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है, या आज मेरा गाड़ी चलाने का मन कर रहा है तो ये भी मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ। यानी कि अगर हम किसी के सामने कोई इच्छा बता रहे हैं, तो कोई बात बता रहे हैं, अपने अंदर की बात को बता रहे हैं, तो हमारा इच्छा में आता है। यानी इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो 5 प्रकार के होता है। एक आज्ञा, प्रार्थना, सलाह और इच्छा सूचक वाक्य, 4 प्रकार का होता है। ये बात समझ में आ गया आप लोग को कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वह ये बताता है कि अगर किसी वाक्य में अगर हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, किसी की कोई आज्ञा वाला बात होता है, कोई इच्छा वाला बात होता है, या कोई सलाह वाला बात होता है, तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा आता है वह प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 होते हैं। एक वो होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो सिंपल में कह सकते हैं कि यस नो टाइप, यस नो टाइप, यानी जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें उसी को हम कहते हैं यस नो टाइप में। दूसरा होता है जिसके जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, यानी WH टाइप, यानी जिसमें WH दिया रहता है, जैसे वाई दिया रहेगा, वाट दिया रहेगा, व्हिच दिया रहेगा, होम दिया रहेगा। ये सब जो है कि जिसका जवाब हम डिटेल में दें उसको हम कहते हैं WH टाइप, और जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सके उसको यस नो टाइप कह सकते हैं। इसी को एक और भाषा में कहते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न शब्द वाक्य के पहले आया होता हो, यानी कि जब प्रश्न शब्द वाक्य के पहले आए, जब प्रश्न शब्द वाक्य के पहले आए तो उसे हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी उस दशा में हम उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। और दूसरा होता है कि जब प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, यानी जब कोई प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आता है उसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लो हमने कह दिया या WH टाइप वाले में कि क्या रमेश पढ़ाई कर रहा है, तो अगर रमेश पढ़ रहा है तो हम बोल देंगे हाँ पढ़ रहा है। अगर रमेश नहीं पढ़ रहा है तो हम बोलेंगे नहीं रमेश पढ़ाई नहीं कर रहा है। जैसे और कोई वाक्य हो गया, जैसे हो गया कि क्या किसान खेत जोत रहा है, तो अगर किसान खेत जोत रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ किसान खेत जोत रहा है, और अगर किसान खेत जोत नहीं रहा है तो हम बोलेंगे नहीं किसान खेत नहीं जोत रहा है। लेकिन WH टाइप में हम हाँ या ना में नहीं बता सकते। WH टाइप क्वेश्चन को हम कहेंगे, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तो हम हाँ या ना में जवाब नहीं देते हैं, बोलते हैं मेरा क्या नाम है, जो भी नाम होता है उसको बताते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है, घर जहाँ भी होता है वहाँ भी बताते हैं आप लोग। और मान लीजिए पूछ लिया किसी ने कि आपका पता क्या है, तो पता भी आप हाँ या ना में नहीं बताते हैं, अपना पूरा डिटेल पता जो होता है उसको बताते हैं। यानी कि ऐसा वाक्य जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाक्य कहते हैं। या सिंपल समझ लो कि जब प्रश्न शब्द वाक्य के पहले आता है तो उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। दूसरा हमारा आता है WH टाइप में, यानी जब प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आए तो इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो हमें डिटेल में जवाब देना होता है। तो दूसरा वाला इंट्रोगेटिव का 2 टाइप होता है, पहला होता है यस नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। यस नो टाइप को हम बोल सकते हैं कि जब प्रश्न शब्द वाक्य के बीच पहले आए, और दूसरे को बोल सकते हैं WH टाइप को कि जब प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हमारा आता है तीसरा नंबर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLA, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयावधि बोधक वाक्य। ठीक है, तो कहाँ चल रहे थे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य या सूचक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य मतलब ये होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें किसी खुशी, दुख या इसका वर्णन होता है, उसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लो बोल दिया कि हाय ये फेल हो गया, तो हाय क्या होता है, दुख का बोध होता है, हमें वो दुख होता है कि अगला व्यक्ति क्या हो गया, फेल हो गया। या कोई गरीब आदमी जा रहा होता है, कोई भिखारी जा रहा होता है, तो उसको देखकर हमारे अंदर एक दया की भावना आती है कि क्या ये कितना भी मतलब कितना कैसा है, उसको देखकर कितना दया आता है कि ये व्यक्ति कितना गरीब है, कितना बेचारा है। ये सब किसमें आते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य में आते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। इसको जब हम लोग लिखते हैं इस वाक्य को, तो इसमें हम एक संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एलास, एलास में लिखेंगे तो हमारा संबोधन सूचक आएगा। या हुर्रा लिखेंगे तो हुर्रा में हमारा क्या हो जाएगा, संबोधन चिन्ह का प्रयोग आएगा। हुर्रा हमारा जो होता है वो हमारा खुशी को जाहिर करता है कि वाह वो पास हो गया, या अरे वाह वो इस नौकरी को पा गया। तो वाह जो आएगा, अरे वाह या अरे जो आएगा वो हमारा किस में आएगा, हुर्रा में आएगा। हुर्रा मतलब होता है खुशी, और एलास मतलब होता है आह, दुख होता है कि ये बेचारा गरीब हो गया, या ये फेल हो गया, या किसी की मृत्यु होती है तो बोल देते हैं आह कैसे बेचारा इतनी जल्दी मर गया, अभी इसको जाना नहीं चाहिए था, अभी इसका उम्र ही क्या था। ऐसा वाक्य हमारे अंदर से आता है, तो वो हमारे किस में आता है, विस्मयादि सूचक वाक्य यानी कि जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। अगला नंबर आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य में। इच्छा सूचक वाक्य में जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि भगवान आपका भला करे, इसमें जो हमारा आता है वो इच्छा, आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी को श्राप देते हैं मतलब गरियाते हैं किसी को, या कह सकते हो किसी को जो प्रताड़ित करते हैं, जैसे कि तुम नरक में चले जाओ, कहते नहीं है हमारे गांव में लोग बोलते हैं कि तुम नरक में चले जाओ, या तो नरक में जाने का मतलब उसको श्राप दे रहे हैं। और आशीर्वाद जब देते हैं कि भगवान आपका भला करे, तो वो आशीर्वाद होता है। या मे यू लिव लॉन्ग मतलब तुम दीर्घायु हो। या कह सकते हो कि कल कामना करते हैं, कुछ इच्छा करते हैं, मनोकामना हमारी होती है, जैसे कि कहते हैं कि भगवान आपकी उम्र लंबी करे, या भगवान मैं जल्दी से पास हो जाता, या भगवान मैं ये काम कर लेता। तो जिसमें हम इच्छा कर रहे होते हैं, अपना एक कामना मांग रहे होते हैं, भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं, वो हमारा आता है इच्छा बोधक वाक्य में। और इस इच्छा बोधक वाक्य का भी प्रयोग जब करते हैं तो हम किस में लगाते हैं, संबोधन चिन्ह का निशान इसमें लगाते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, तो जब हम इसको बोलेंगे मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ भी हमारा जो संबोधन चिन्ह का प्रयोग होगा। यानी जब हम इच्छा सूचक वाक्य में कहेंगे कि भगवान, या कैसे कि आप दीर्घायु हो या आप लंबे समय तक जीवित रहें, तो हम उसको एक आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो उसमें भी हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या और इच्छा सूचक वाक्य में हमेशा हम जो है मे का प्रयोग करते हैं। ठीक, मे हमेशा लगता है, शुरू में मे लगेगा, उसके बाद फिर हमारा आगे का वाक्य होगा। जैसे कि होता है कि मे यू लिव लॉन्ग मतलब आप दीर्घायु हो, या भगवान आपका भला करे, या कहते हैं गॉड ब्लेस यू, मे यू गॉड ब्लेस यू, बोलते हैं नहीं है, मे यू गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, या भगवान आपको लंबी उम्र दे। गॉड ब्लेस यू, इसमें भी हमारा संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि हमने 5 प्रकार के वाक्यों को पढ़ा। शुरू में हम लोग आते हैं ग्रामर। ग्रामर मतलब एक ऐसा भाषा या एक ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा हम सही सही बोलना, सीखना, पढ़ना और समझना सीखते हैं, उसको हम ग्रामर कहते हैं। उसके बाद आता है ग्रामर का ही सबसे छोटा इकाई होता है हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट आता है, अल्फाबेट जो होता है वो वर्ण होता है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई उसका वर्ण कहलाता है। इंग्लिश में भी ऐसे सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण होते हैं। तो वो होते हैं हमारे इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 यानी 26 होते हैं। 26 में 5 जो होता है वो हमारा वावेल होता है, यानी ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे क्या कहलाते हैं, वावेल कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इन 5 को छोड़ दिया जाए तो 26 में से 5 अगर हम माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। ये 21 हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन कहलाते हैं। तो 21 व्यंजन होते हैं, 5 वावेल होते हैं, दोनों मिलकर 26 होते हैं। 26 हमारे क्या बन जाते हैं, अल्फाबेट बन जाते हैं। अल्फाबेट हो गया। उसके बाद हमारा आता है वर्ड्स।
अब वर्ड जो शब्द है वो वर्ण से थोड़ा सा बड़ा है, अक्षरों से बड़ा क्या है, वर्ड है। तो अक्षर से मिलकर के क्या बनेगा, शब्द बनेगा। फिर शब्द से मिलकर के सेंटेंस यानी वाक्य बनेंगे। फिर वाक्य के ये 5 प्रकार होंगे। यानी कि सबसे छोटा हमारा क्या होता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट में स्वर और व्यंजन दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है शब्द यानी कि वर्ड। वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच कैन मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्या, सेंटेंस। यानी कि एक शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे एक सार्थक अर्थ निकल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। पहला हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य। ये कथनात्मक वाक्य 2 होता है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा हमारा होता है, दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस में हमने जाना कि असर्टिव सेंटेंस मतलब वह सेंटेंस या वह वाक्य जिसमें कोई कार्य होता है या नहीं होता है, वो दोनों असर्टिव में आते हैं। लेकिन जो कार्य हो रहा होता है वो हमेशा किसमें आता है, अफर्मेटिव में आता है यानी सकारात्मक वाक्य में आता है। और जो नहीं हो रहा होता है वो हमारा किसमें आता है, निगेटिव सेंटेंस में आता है। तो हमने जाना कि असर्टिव सेंटेंस 2 होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञासूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं इसको। आगे आदेशात्मक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी के इच्छा की बात हो, आज्ञा की बात हो, प्रार्थना की बात हो या सलाह की बात हो, उसको हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम दरवाजा खोल दो, मेरे लिए पानी लेकर आओ, तो तुम जाओगे पानी लेकर आओगे, ऐसा बोलेगा सामने वाला व्यक्ति कि तुम मेरे लिए पानी लाओ, कुर्सी लाओ, दरवाजा खोलो, पंखा चालू कर दो, पेन दे दो। ये सब हमारा आज्ञासूचक वाक्य में आता है। प्रार्थना में मुझे प्लीज या कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, पापा से कहते हो ना, पापा कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, या प्लीज मेरे लिए एक काम कर दो, या प्लीज मुझे कुछ पैसे की जरूरत है वो दे दो। या जिसमें हम प्लीज लगाते हैं उसमें हमारा प्रार्थना होता है। ये बात जानो, सिंपल समझ लो कि जिस जिस चीज में कृपया यानी प्लीज का प्रयोग होता है वो हमारा प्रार्थना वाक्य में आता है। अगला आता है हमारा सलाह। जैसे तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, तुम्हें सुबह सुबह उठकर टहलना चाहिए, सुबह सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, सुबह प्रातःकाल पढ़ना बहुत अच्छा होता है, याद हो जाता है, ये हमारा सलाह में आ जाता है। अगला इसी में आता है हमारा इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा यानी कि हमारी इच्छा क्या है, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। जैसे हम दोस्तों से मिलकर कहते हैं कि चलो दोस्त कहीं घूमने चलते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों से बोलते हैं कभी कभी कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, या शाम को घर पे रहते हैं तो बोल देते हैं चलो कहीं चलते हैं, घर पे अच्छा नहीं लग रहा, तो इच्छा जाहिर कर रहे हैं। या चलो कहीं फिल्म देखने चल रहे हैं, चलो कुछ बाजार घूमने जाते हैं, तो ये हमारा इच्छा सूचक वाक्य में आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप के, दूसरे होते हैं WH टाइप के। यस नो टाइप वो होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जो प्रश्न शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के सबसे पहले आते हैं उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और जिसमें कोई प्रश्न शब्द या कह सकते हो क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के बीच में आया हो, सेंटेंस के बीच में कोई वाक्य क्वेश्चन वर्ड आया हो, तो उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव का दूसरा भाग, जिसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। इसको हम लोग डिटेल में जवाब देते हैं। जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, या आप यहाँ क्या करने जा रहे हो, या यहाँ क्यों आए हो, तो इसका जवाब हम डिटेल में देंगे, हाँ या में नहीं देंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि आप बाजार जा रहे हो, क्या आपने खाना खाया, क्या आप स्कूल गए थे, क्या आप ये काम किए थे, तो आप अगर किए तो हाँ बोलोगे, नहीं किए थे तो ना बोलोगे। तो ये हमारा आता है प्रश्नवाचक में, यस नो टाइप और WH टाइप में। तीसरा हमने पढ़ा, अगला मतलब पढ़ा चौथा वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि सूचक वाक्य। इसमें हम जो है अपनी खुशी जाहिर करते हैं या अपना दुख देखते हैं, सामने वाले का दुख खुशी को देखते हैं तो हमारे अंदर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, उसी भाव को हमने सेंटेंस के रूप में कर दिया है। क्या होता है, जैसे मान लो अगर खुशी की बात है तो एलास बोलते हैं कि वाह कितना अच्छा काम इसने किया है। अगर मान लो मतलब हुर्रा बोलते हैं, सॉरी गलती हो गया, एलास मतलब दुख होता है कि यानी कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत गरीब है या कोई व्यक्ति बहुत गरीब था, मर गया, तो कहते हैं आह इतनी जल्दी इसको नहीं जाना चाहिए था। हमारे गांव में होगा नहीं है, कभी कभी कोई छोटा बच्चा ही रहता है, छोटे पे ही चले जाते हैं, दुख की बात होती है तो उसके साथ दुख प्रकट करते हैं, दया आता है उसके ऊपर। और जब कोई खुशी होता है, जैसे हम लोग अच्छे नंबर से पास हो गए, हाई स्कूल में कोई अच्छे नंबर से पास हो गए तो कहते हैं वाह
इतने अच्छे नंबर से हमने पास हो गए, तो उसमें हम हुर्रा का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो हमारा क्या होता है, खुशी जाहिर करने का एक तरीका होता है। तो विस्मयादि बोधक सूचक वाक्य में हमारा यही होता है कि हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तो इन वाक्यों की बात करते हैं। दूसरी बात, इन वाक्यों के अंत में हमेशा हमारा संबोधन चिन्ह लगा होता है, जैसा कि मैंने बताया कि संबोधन चिन्ह लगा होता है। उसके बाद आगे आता है अगला पांचवा हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें हम आशीर्वाद दे रहे होते हैं या किसी को श्राप दे रहे होते हैं या कोई कामना कर रहे होते हैं, ऐसा वाक्य हमारा इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है या इच्छा बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे कि काश मैं ये काम कर लेता, काश मेरा ये काम पूरा होता, काश मेरा घर बन जाता, या भगवान आपका भला करे, या आप दीर्घायु हो। ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य, या कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अंत में भी हमेशा हम क्या लगाते हैं, संबोधन चिन्ह लगाते हैं। और इन वाक्यों की जो शुरुआत होती है हमेशा किससे होती है, मैं से होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो आज हमने इन सारी चीज़ों के बारे में जाना, इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके ये तो हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस है, प्रकार है। अब आएगा अगला कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब भाग, सेंटेंस का भाग क्या होता है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हालांकि हमारा ये चैनल नया है, हम लोग भी पहली बार ऑनलाइन आए हैं, तो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो सकता है। आप लोग उन गलतियों को देखिएगा, अगर कोई गलतियां होती हैं तो उनको आप लोग हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम लोग उसमें आगे से सुधार करेंगे, ठीक। और हमारा चैनल जो है एमडी माइंडसेट क्लासेज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि हमारा भी कुछ मनोबल बढ़े और हम लोग भी आगे का वीडियो ला पाएँ, ठीक। आज तक के लिए इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमेशा अपनी सफलता में अपनी मंजिल पे चलते रहिए। धन्यवाद।